हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है अभय जेई एकेडमी में। मैं हूं अभय कुमार सिंह, आपका एजुकेटर। स्टूडेंट्स, इस चैनल के ऊपर हम लोग अभी सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। सेट थ्योरी का थ्योरेटिकल लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग प्रॉब्लम सेशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने प्रॉब्लम सेशन किया था, जिसमें आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जेई में अगर सेट थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो उसका पैटर्न किस तरह का होता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि फॉर ऑल द सेट्स ए एंड बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, यह जो प्रॉब्लम है, यह जो हम लोग लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़े थे उसी पर बेस्ड है। कह रहा है कि फॉर ऑल द सेट ए एंड बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ए माइनस बी की बात किए थे कि ए माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। हमने कहा था कि ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो यहां दिया है स्टूडेंट्स ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इस पूरे को एक सेकेंड के लिए अगर बी मान लें तो ए माइनस बी का फॉर्म है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो अगर बी की जगह हम इसको ले रहे हैं, अगर हम b की जगह इसको ले रहे हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b, मींस a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। नाउ फ्रॉम डिमॉर्गन्स लॉ हम लोग पढ़े हैं कि a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ a यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ b। तो डिमॉर्गन्स लॉ हम यहां अप्लाई करेंगे। ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन और यूनियन है यहां, तो हम इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनियन के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको याद है कि इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम इसको लिख पाएंगे ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी सेट का अगर उसके कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो कौन सा सेट आता है हम लोग को, इम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ए और कंप्लीमेंट ऑफ ए में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। अगर एलिमेंट ए में होगा तो कंप्लीमेंट ऑफ ए में नहीं होगा, और अगर कंप्लीमेंट ऑफ ए में होता है तो फिर वह ए में नहीं होता है। इसलिए ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। अब 5 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है यूनियन का, तो इसके साथ जिसका भी यूनियन किया जा रहा है रिजल्ट उसी के बराबर आता है। तो ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। तो दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब स्टूडेंट्स देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में क्या क्या है। ए माइनस ए यूनियन बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी हमें आया है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं। कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स देन एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई, एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई। तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने से हमको पता चल जाएगा कि इन चारों में से क्या ऑप्शन आने वाला है। तो एक बार अप्लाई करके देखिए, एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई, एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई। तो इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनियन के ऊपर, तो एक्स इंटरसेक्शन एक्स
यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन एक्स, आइडेम्पोटेंट लॉ याद होगा आपको। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता था कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू होता है ए। तो आइडेम्पोटेंट लॉ हम यहां अप्लाई कर देंगे, तो एक्स इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा एक्स यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब आपको देखना है कि एक्स और एक्स इंटरसेक्शन वाई में सबसेट कौन सा है। इन दोनों सेट में अगर एक सेट एक्स है और दूसरा सेट एक्स इंटरसेक्शन वाई है, तो इन दोनों में सबसेट कौन सा है। तो दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है उसके बारे में बताए थे स्पेशली कि वह दोनों दिए हुए सेट का सबसेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वह ए का भी सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई निश्चित रूप से एक्स का सबसेट होगा। और जब हम दो सेट की बात करते हैं ए और बी की, जिसमें ए सबसेट हो बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आता है सबसेट के बराबर, और ए यूनियन बी बी के बराबर आता है सुपरसेट के बराबर। तो यहां पर एक्स और एक्स इंटरसेक्शन वाई में एक्स इंटरसेक्शन वाई सबसेट है और एक्स सुपरसेट है, तो दोनों का यूनियन किसके बराबर आएगा, तो सुपरसेट के बराबर, मींस एक्स के बराबर। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो एक्स, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आसान आसान सा सवाल है, लेकिन हमको देखना है पैटर्न कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है जेई में। तो अभी आसान क्वेश्चंस के साथ शुरू किए हैं, फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी भी। तो now the third question is, if x and y are two subset of universal set U। x और y के बारे में क्या कह रहा है कि x और y दो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट U का। एंड x डैश है यहां, x डैश डिनोट्स द कंप्लीमेंट ऑफ x, ठीक है, x डैश कंप्लीमेंट ऑफ x को डिनोट करता है। देन x यूनियन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x यूनियन x इंटरसेक्शन x यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू। तो एक बार पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, फिर ऑप्शन देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है। वैसे ऑप्शन देख ही रहे हैं आप क्या है। तो x यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ, इसको पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y, x यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट है, तो इसके ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, तो डी मॉर्गन्स लॉ आपका कहता है कि अगर a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट है, तो यह कंप्लीमेंट ऑफ a यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ b हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर यहां हम अप्लाई करें तो x यूनियन x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट ऑफ x यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ y हो जाएगा। नाउ बी अप्लाई एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए यहां पर क्या था, यहां भी यूनियन है और यहां भी यूनियन है, तो यहां कौन सा लॉ अप्लाई करना होगा, एसोसिएटिव लॉ। जब दोनों ऑपरेशन सेम होता है तो हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ x यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ y। एसोसिएटिव लॉ आप देखिए, a यूनियन b यूनियन c को हम लोग क्या लिख पाते हैं, a यूनियन b यूनियन c। तो यह है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स जो हम पढ़े थे सेट के अंदर, ये कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। भले ही रियल नंबर के अंदर आपको इन लॉज का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया हो, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि सेट थ्योरी, अलजेब्रा ऑफ सेट्स हो, या फिर आपको आगे चलकर अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट पढ़ने को मिलेगा, बुलियन अलजेब्रा पढ़ने को मिलेगा। तो इन सभी में इन लॉज का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। इसके हेल्प से हम काम को बड़ी आसानी से कर पाते हैं और हमको यह लॉ लगता हुआ भी दिखता है। तो यहां पर हमारा सवाल क्या था कि x यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y।
तो पहले x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट था जिस पर डी मॉर्गन लॉ हमने लगाया, तो कंप्लीमेंट ऑफ x यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ y। अब यहां भी यूनियन ऑपरेशन, यहां भी यूनियन ऑपरेशन, तो यहां हमने क्या लगा दिया, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग देखिए a यूनियन b यूनियन c को एसोसिएटिव लॉ से हम क्या लिख पाते हैं, a यूनियन b यूनियन c। तो हमने कर दिया x यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ x यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ y। अब देखना है कि किसी भी सेट का यूनियन अगर उसके कंप्लीमेंट के साथ करते हैं, तो आपको याद होगा हमने बताया था कि किसी भी सेट का यूनियन अगर ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ करते हैं तो यह यूनिवर्सल सेट आ जाता है। तो उसी तरह से यहां एक्स यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनियन यूनिवर्सल सेट यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ वाई। अब यहां पर हमको फिर वही बात देखना है कि कौन सबसेट है और कौन सुपरसेट है। तो यूनिवर्सल सेट के साथ लिखा हुआ कोई भी सेट अगर होगा तो वह यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा। तो कंप्लीमेंट ऑफ वाई क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। और जब हम किसी सेट और उसके सबसेट का यूनियन लेते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर आता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर। तो रिजल्ट आता है सुपर सेट के बराबर। जब किसी सेट और उसके सबसेट का यूनियन लेते हैं तो रिजल्ट आता है सुपर सेट के बराबर। तो यू और कंप्लीमेंट ऑफ वाई में सुपर सेट कौन सा होगा, तो यूनिवर्सल सेट होगा। तो रिजल्ट यहां आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो देखते हैं क्या रिजल्ट है यहां, एक्स कंप्लीमेंट ऑफ वाई इंप्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो हमारा आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट, यहां कह रहा है कि सेट ए है जिसके अंदर दो एलिमेंट है। एक तो फाइव है, ठीक है, ये एक सेट है जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि दो एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट यह है और दूसरा एलिमेंट यह मिडिल ब्रैकेट के अंदर फाइव है। तो दो एलिमेंट है इस सेट के अंदर। तो पूछ रहा है कि पावर सेट ए क्या होगा यहां पर। तो स्टूडेंट्स पावर सेट क्या होता है, तो अगर कोई सेट दिया है उसके सभी पॉसिबल सबसेट से जो सेट बनता है उसी को हम पावर सेट कहते हैं। तो अगर हम इस सेट का पावर सेट लिखना चाहें तो इस सेट के सबसेट्स को पहले लिखेंगे। तो सेट हमारा क्या दिया है, देखो ए जिसके अंदर एलिमेंट है फाइव और मिडिल ब्रैकेट के अंदर फाइव, यानी सेट फाइव इसको बोल सकते हैं। तो इसमें दो एलिमेंट हैं। अगर हम इसके सबसेट्स लिखने चले तो सबसे पहले तो इंप्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। यह इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग नोट करके लिखे थे कि इंप्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो जब किसी भी सेट का सबसेट लिखने चलते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंप्टी सेट फाइव। फिर इसमें एक एक एलिमेंट से सेट बनाते हैं। तो इससे सेट बनाएंगे तो यह बनेगा, इससे सेट बनाएंगे तो यह अगर एक एलिमेंट है तो इसके ऊपर मिडिल ब्रैकेट फिर से लगेगा, तब जाके ही बनेगा सेट, ठीक है। और फिर इन दोनों को लेकर एक सेट बनाएंगे आई और आई। तो यह सेट ए के सभी सबसेट्स हो गए। अब सेट ए का इसके अलावा कोई सबसेट हम नहीं लिख सकते हैं। तो किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का जो सेट बनता है उसी को हम कहते हैं पावर सेट। तो यह हो गया पावर सेट ए। तो पावर सेट ए हमसे कह रहा था कि ए इज इक्वल टू अगर कोई सेट है तो इसका पावर सेट क्या होगा। तो अब देखिए कि चारों में से कौन सा आपको पावर सेट दिखाई दे रहा है। तो तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तीसरे ऑप्शन में जो सेट हम लाए हैं वही सेट लिखा हुआ है। एक बार मिला लीजिए, फाइव मिडिल ब्रैकेट के अंदर फाइव, फिर इस एलिमेंट को इससे मिलाइए और इस एलिमेंट को इससे मिलाइए। तो अगर आपने थ्योरी के लेक्चर को अच्छे से देखा है तो फिर इन सब प्रॉब्लम्स में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू फाइव, A denotes power set of A, then number of elements in this। अब इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं। पावर सेट का कॉन्सेप्ट आपके पास है।
पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे इसका फॉर्मूला भी आपके पास है। तो हमको एक सेट दिया है ए, सेट दिया है ए जिसके अंदर a इज इक्वल टू 5 दिया है, a इज इक्वल टू 5 दिया है, मतलब a के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब a के अंदर कितना एलिमेंट है, अगर हमसे कोई पूछे कि a के अंदर कितना एलिमेंट है तो हम कहेंगे कि 0 एलिमेंट है। तो किसी सेट में जितना एलिमेंट होता है उसके पावर सेट में 2 का वही पावर हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर किसी सेट A में n एलिमेंट होगा, सेट A कंटेन्स n एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट A क्या होगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट A होता है 2 टू द पावर n। तो अब स्टूडेंट्स अगर A में 0 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट A में कितना एलिमेंट होगा? तो इसके पावर सेट में एलिमेंट होगा 2 टू द पावर 0। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, पीए लिखे हैं लेकिन यहां पर हम नंबर लिख रहे हैं कि ए में अगर 0 एलिमेंट है तो पावर सेट ए में कितना एलिमेंट होगा? तो 2 टू द पावर 0 यानी 1। अब अगर इस पावर सेट का फिर से पावर सेट लिखा जाए तो अब इस पावर सेट में एक एलिमेंट है, तो अब इसके सबसेट से जो सेट बनेगा उसको इसका पावर सेट कहेंगे। यानी इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट हो जाएगा? तो पावर इस सेट में अगर एक एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में 2 टू द पावर 1 एलिमेंट हो जाएगा। अगर किसी सेट में n एलिमेंट होता है तो उसके पावर सेट में 2 टू द पावर n एलिमेंट होता है। तो पहले सेट A में 0 एलिमेंट था तो A के पावर सेट में 2 टू द पावर 0 यानी 1 एलिमेंट आया। अब यह जो पावर सेट A बना इसका फिर से अगर हम पावर सेट लिखें तो इस सेट में एक एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में 2 टू द पावर 1 एलिमेंट होगा, यानी इसके अंदर 2 टू द पावर 1 एलिमेंट होगा। अब अगर फिर से अब इसमें कितना एलिमेंट हो गया? 2 टू द पावर 1 मींस 2। अब फिर से अगर इसका पावर सेट लिखा जाए यानी इसका पावर सेट लिखा जाए तो इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? तो 2 टू द पावर 2। अब फिर से अगर इस सेट के अंदर 2 टू द पावर 2 मींस 4 एलिमेंट है तो इसका अगर हम पावर सेट लिखें अब हम इसका पावर सेट यहां लिख रहे हैं तो इसमें अगर 4 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट हो जाएगा? 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 मींस 16। अब अगर एक बार फिर से इसका हम पावर सेट लिखें, इसका पावर सेट, तो इसके अंदर अगर 16 एलिमेंट है तो इस सेट के पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? तो अब यहां देखिए यह जो सेट है यह यहां लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसका फिर से पावर सेट लिखना चाह रहे हैं तो इसके अंदर कितना एलिमेंट हो जाएगा? 2 टू द पावर 16। तो यही हमसे पूछ रहा था कितनी बार पावर सेट लिखा था, देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 5। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि इफ a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, TA डिनोट्स पावर सेट A, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें पूछ रहा है कि यह जो सेट होगा इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी। तो हम यहां पर तो यह सेट लिखते गए हैं लेकिन इस साइड में उसके नंबर्स को ही हमने लिखा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 टू द पावर 16। नेक्स्ट, for any two set A and B, the value of A minus B union B। फिर यह आ गया लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम।
फॉर एनी टू सेट ए एंड बी द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करके कि क्या आने वाला है। तो ए माइनस बी यूनियन बी, ए माइनस बी यूनियन बी है यहां। तो ए माइनस बी को हमने पहले ही कहा है कि ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो ए माइनस बी को यहां क्या लिखा गया है, ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी, और फिर से आया यूनियन बी साथ में। अब यहां इंटरसेक्शन है और यहां यूनियन है, तो यहां पर कौन सा लॉ लगने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर यह दोनों ऑपरेशन डिफरेंट होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, और अगर यह दोनों ऑपरेशन सेम होता है तो एसोसिएटिव लॉ लगता है। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां इंटरसेक्शन है यहां यूनियन है तो लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन अब की बार हम एक बार थ्योरी के लेक्चर में आपको बोले थे कि हम लोग की आदत होती है रिजल्ट को बाएं से दाएं याद करने की, ठीक है, दाएं से बाएं भी याद करना चाहिए ताकि हमको डिस्ट्रीब्यूट करते दिक्कत नहीं हो। तो यहां पर जो है ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी यूनियन बी, तो यहां हम यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस इंटरसेक्शन के ऊपर। तो आप ध्यान रखिएगा, तो यूनियन अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटरसेक्शन के ऊपर तो क्या होता है, यूनियन इंटरसेक्शन के पहले भी आएगा और यूनियन इंटरसेक्शन के बाद भी आएगा। मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी यूनियन बी। ध्यान से देख लीजिए ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग की आदत होती है कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो इसको तो हम जल्दी से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख लेते हैं, ए यूनियन सी लिख लेते हैं। लेकिन अगर यही हमको दे दिया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस की कमी के चलते समय लग सकता है आपको। इसको भी हम इस यूनियन को भी इस इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ठीक इसी तरह से यहां हमने बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इस यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इंटरसेक्शन के ऊपर, तो यह आ गया। अब कंप्लीमेंट ऑफ बी यूनियन बी, फिर किसी भी सेट और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। याद होना चाहिए, दोनों रिजल्ट एक साथ बताए थे कि ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए अगर होगा तो यह यूनिवर्सल सेट हो जाता है, और अगर ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए होता है तो यह इंप्टी सेट हो जाता है। तो यहां पर क्या है, किसी भी सेट का यूनियन है उसके कंप्लीमेंट के साथ तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू है, ठीक है, तो फिर हमको सोचना होगा सबसेट और सुपरसेट के कॉन्सेप्ट को, कि यहां जिस दो सेट का इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं इसमें सबसेट कौन है और सुपरसेट कौन है। तो जहां भी यूनिवर्सल सेट होता है वह सबका सुपरसेट होता है। तो क्लियर है कि यह सुपरसेट है और यह सबसेट है। तो जब भी हम सुपरसेट और सबसेट, जब भी हम सुपरसेट और सबसेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो रिजल्ट सबसेट के बराबर आता है। तो यहां पर यह सुपरसेट है यह सबसेट है, तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट सबसेट के बराबर आएगा, मींस ए यूनियन बी आएगा। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन ए यूनियन बी। तो हमको उम्मीद है कि अब इस तरह का प्रॉब्लम करते हुए, पिछले लेक्चर में भी हमने इस तरह का प्रॉब्लम किया था, ठीक है, इस लेक्चर में भी हम लोग कर रहे हैं, तो अब आपको इसका आइडिया हो गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हम लोगों का। कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 50 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 20 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी 18 है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स पिक्टोरियली तो हम इन रीजन्स को जानते हैं, तो आइए एक बार देखते हैं कि पिक्चर में कौन सा रीजन कहां है। तो यहां पर दो सेट अगर है ए और बी,
और यूनिवर्सल सेट की भी चर्चा किया है, इसलिए हम एक यूनिवर्सल सेट भी बना लेते हैं यहां। नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यह यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। मान लेते हैं कि यह सेट ए है, यह सेट बी है। तो हमको कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर 50 एलिमेंट है, मतलब पूरे रीजन के अंदर कितना एलिमेंट है? 50। यू में एलिमेंट है 50 पूरा। इसके अंदर ए में जो एलिमेंट होंगे, बी में जो एलिमेंट होंगे, इस इंटरसेक्शन वाले रीजन में टोटल एलिमेंट यू है। यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है यू। सेट ए में 20 एलिमेंट है, मतलब ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हैं इसके अंदर 20 एलिमेंट है ए के अंदर। और ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में 18 एलिमेंट है। तो किसी भी सेट के कंप्लीमेंट की जब हम बात करते हैं तो उस सेट को छोड़कर जो रीजन होता है उसकी बात करते हैं। तो हमसे किसकी बात कर रहा है? कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी की। तो हम देखेंगे कि ए यूनियन बी का रीजन कौन सा है। तो ए यूनियन बी का रीजन आपको दिख रहा है, यह है। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी के बाहर जो रीजन है, ठीक है, ए और बी के सर्कल को छोड़कर बाहर जो रीजन है इसमें कह रहा है कि ये 3 एलिमेंट है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, बी माइनस ए में कितना एलिमेंट होगा। तो अब बी माइनस ए का कौन सा रीजन है? तो आप देख रहे हैं कि यह जो रीजन है, यह रीजन है बी माइनस ए का। कौन सा? यह जो रीजन है हमारा, यह है बी माइनस ए का। यह रीजन सिर्फ बी माइनस ए का। तो बी माइनस ए में कितना एलिमेंट होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो इस फिगर से ही हमको पता चल रहा है कि इस पूरे रीजन में तो 50 एलिमेंट है। ए के अंदर, पूरा सर्कल ए के अंदर 20 एलिमेंट है, और बाहर वाला जो यह रीजन है इसमें टोटल 18 एलिमेंट है। तो अब बचता है कौन सा रीजन? यही रीजन बचता है यू के अंदर। अगर पूरे यू को हम काउंट करना चाहें तो पूरे यू के अंदर अगर हम ए को एक साथ काउंट कर रहे हैं, ए और बी के बाहर वाले रीजन को अलग काउंट कर रहे हैं, तो बस यही रीजन शामिल करने से तो हमारा पूरा यू बन जाएगा। तो अगर सिर्फ इस रीजन का एलिमेंट हमको काउंट करना है तो हमको इसको छोड़कर बाकी रीजन का एलिमेंट पता है क्या? ए के अंदर कितना है यह पता है 20। ये पूरे बाहर बाहर कितना एलिमेंट है? 18। अब अगर हम उसमें इसको जोड़ देते हैं तो पूरा यू के बराबर हो जाएगा। यानी अगर फिगर के अकॉर्डिंग हम लिखें तो एन ए का एलिमेंट प्लस एन ए प्लस ये बाहर वाले के रीजन का ही नाम क्या है? एन कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल प्लस 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 एन बी माइनस ए। ये तीनों रीजन मिलकर यू बनाएगा क्या? देखिए तो जो यू का हमारा रीजन है, यहां जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग ये बाहर का रीजन दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए का रीजन दिया है तो ए तो है ही यहां, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा रीजन बचता है? सिर्फ बी माइनस ए। तो अगर इस तीनों रीजन को हम जोड़ देते हैं, तीनों रीजन के एलिमेंट को जोड़ देते हैं तो यू का एलिमेंट बन जाएगा क्या? पूरा यू बन जाएगा। तो अगर पूरा यू बन जाएगा तो सबका एलिमेंट हम यहां रख देते हैं। एन ए 20 है, यह 18 है, एन बी माइनस ए पूछ ही रहा है आपसे, और एन यू 50 दे रखा है। तो एन बी माइनस ए कितना हो जाएगा? एन बी माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 20 प्लस 18 38 मीन्स 12। तो पिक्चर के हेल्प से चीजों को फाइंड करना आसान होता है, ठीक है।
है, इसी को अगर हम डायरेक्ट सोचने जाते तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता, तो हमने पिक्चर बना लिया। अब पिक्चर में हमको साफ साफ दिख रहा था कि यू का क्या मतलब, यह पूरा रीजन, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब यह ए और बी के सर्कल के बाहर का रीजन, ठीक है। एन ए का मतलब ए का सर्कल। तो हमने देखा कि बाहर का रीजन, ए का रीजन और इस पोर्शन को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, ये पूरा यूनिवर्सल सेट यू बन जाएगा। तो यहां से हमको आंसर मिल गया 12। तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ सेट ए हैज टू एलिमेंट्स, then the difference between the subsets of its power set and the number of its subset। ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझ लीजिए कि कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए सेट हैज टू एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब कोई सेट है ए जिसके अंदर दो एलिमेंट है, कुछ भी हम लिख लेते हैं, दो एलिमेंट है ए और बी। If a set has two elements, then difference between, किसका किसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द सबसेट्स ऑफ इट्स पावर सेट, मतलब यह जो सेट ए है इसके पावर सेट के सबसेट्स, इसके पावर सेट के सबसेट्स एंड नंबर ऑफ इट्स सबसेट, और इसके सबसेट्स। मतलब हमको डिफरेंस किसका किसका निकालना है, तो सेट ए का सबसेट और सेट ए का जो पावर सेट लिखेंगे उसका सबसेट कितना होगा, इसी दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सेट ए वन अगर ए बी है तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, तो पावर सेट इसका हो जाएगा 5 ए बी और ए बी। अब अगर हम ए का सबसेट्स काउंट करें, हम पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना होगा, तो उसके लिए क्या रिजल्ट आप पढ़े हैं कि किसी सेट ए में अगर n एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स की संख्या कितनी होगी, तो इसके सबसेट्स की संख्या हो जाएगी 2 to the power 2, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है। और इसके पावर सेट के सबसेट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पावर सेट में 4 एलिमेंट है तो इसके सबसेट्स की संख्या हो जाएगी 2 to the power 4। तो आपको इसी दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। देयरफॉर अगर हम बोले रिक्वायर्ड डिफरेंस, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस आपका यही है, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 2 to the power 4 माइनस 2 to the power 2। टू टू दी पावर 4 माइनस 2 to the power 2 मीन्स 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर 4 हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, मजा भी आ रहा होगा प्रॉब्लम को करते हुए, अगर आपने पीछे थ्योरी के सारे लेक्चर को ध्यान से देखा होगा। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन the value of A union B union C intersection A intersection complement of B intersection complement of C intersection complement of C, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू अगर पूछ रहा है तो हम इसको 3 पार्ट में बांटकर समझते हैं। हम इस पूरे को कोई एक सेट मानते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी कोई एक सेट होगा, फिर उसी तरह से ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी दूसरा सेट हो गया, और यह कंप्लीमेंट ऑफ सी तीसरा सेट।
इस पूरे सिचुएशन को हमने 3 सेट्स में बांट लिया ताकि हमको समझने में सुविधा हो। अब जो प्रत्येक इसका पार्ट है वो भी 3-3 सेट का कॉम्बिनेशन है। पहला है ए यूनियन बी यूनियन सी, दूसरा है ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी, और तीसरा है सिर्फ कंप्लीमेंट ऑफ सी। तो पूछ रहा है कि इन चारों में से क्या ऑप्शन आने वाला है। तो इसको करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम यूज में लाते हैं। तो वेन डायग्राम से चीजों को हम समझते कैसे हैं, एक बार आइए जरा इसको समझ लेते हैं पहले कि वेन डायग्राम से जैसे हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है यूजिंग वेन डायग्राम, तो हम 2 सर्कल बनाते हैं, ए और बी। तो यह तो छोटा सिचुएशन है, इसमें हमको 2 सेट ए और बी बनाते ही समझ में आ रहा है कि बीच का जो पोर्शन है यह दोनों में है, इसलिए यह ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। लेकिन यही सिचुएशन जब बड़ा होता है, ठीक है, तो इस बात को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम ए के सर्कल को कलर करेंगे या इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, पूरा ए का सर्कल। फिर जो हमारा बी का सर्कल है इसको भी हम कलर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे पैटर्न। पूरा बी का सर्कल, ठीक है। हमको 2 सेट दिया था ए और बी, ठीक है, हमको ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना था, तो हमने ए के सर्कल को दिखाया हॉरिजॉन्टल रेड लाइन से और बी के सर्कल को दिखाया वर्टिकल ग्रीन लाइन से। तो अब इस फिगर के अंदर ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन होगा यह हमको समझना है। तो वह रीजन जिसमें दोनों का शेडिंग अपीयर हो, जैसे रेड शेडेड पोर्शन भी आता हो और ग्रीन शेडेड पोर्शन भी आता हो, वह रीजन क्या होगा, दोनों में आएगा, क्योंकि रेड को सेट करते समय भी वह आया और ग्रीन को सेट करते समय भी वह आया, मींस वह रीजन आपका दोनों में आया। तो दोनों में आया मींस वह आपका इंटरसेक्शन है। तो जिस रीजन में, जैसे मान लीजिए कि हम 3 या 3 से अधिक सेट्स का डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, और वहां इंटरसेक्शन की बात करनी होगी, तो वहां हम इसी तरह से स्टेप वाइज क्या करेंगे कि सबको कलर करेंगे और फिर देखेंगे कि सब तरह का कलर किस रीजन में अपीयर हो रहा है। जिस रीजन में अपीयर हो रहा होगा वह सबों का इंटरसेक्शन होगा। जैसे एक और आप एग्जांपल ले लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए। जैसे आपको टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दे देता है कि यूजिंग वेन डायग्राम using Venn diagram prove that A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। यह दे दिया आपको, कहा कि वेन डायग्राम के हेल्प से इसको प्रूफ कीजिए। तो वेन डायग्राम के हेल्प से जब आप इसको प्रूफ करते हैं तो क्या अप्रोच करते हैं, तो आप एक बार एलएचएस का फिगर बनाते हैं। आप एक बार एलएचएस का फिगर बनाते हैं तो एलएचएस में कितना सर्कल है आपके पास, तो 3 सर्कल है। तो पहले वेन डायग्राम से आपको इस चीज को प्रूफ करना है, तो 3 सर्कल बनाइए, ए बी सी। ठीक है, अब रीजन सेट करिए। आपको दिखाना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर आपको दिखाना है तो उसमें ए तो आएगा ही। तो पहले आप ए को कलर करिए। तो या पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो है उसका काम करिए, बी इंटरसेक्शन सी। तो नाम दे देते हैं इसका ए, यह है बी, यह है सी। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमको क्या देखना होगा कि पहले हम बी को कलर करेंगे। ध्यान से देखते जाइए, पूरा सर्कल बी हम कलर कर लिए, ठीक है, बी। फिर सी को, तो सी या दिख नहीं रहा होगा आपको, चेंज कर लेते हैं, पहले इरेज करें। तो सी, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि बी इंटरसेक्शन सी कौन सा रीजन आ गया जिसमें दोनों तरह का लाइनिंग अपीयर है। यह हो गया आपका बी इंटरसेक्शन सी। अब करना है इसका यूनियन ए के साथ। तो अभी अभी आपका बी इंटरसेक्शन सी जो आया वह कौन सा रीजन आया, तो वह रीजन आपका आ गया, वह रीजन आपका आ गया यह रीजन जो है आपका, यह है आपका बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका यूनियन करना है ए के साथ। तो इसका यूनियन अगर ए के साथ करना है तो हम ए को कलर करेंगे। ए को कलर करेंगे तो पूरा सर्कल ए करना है। ठीक है। तो आपको कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यूनियन है तो ए का तो सारा आएगा ही, और बी इंटरसेक्शन सी का भी सारा रीजन इसके अंदर आएगा। तो ए का सर्कल पूरा, ए का यूनियन किसके साथ है, बी इंटरसेक्शन सी के। तो जब दो सेट का यूनियन लेते हैं तो पहले सेट का भी सारा एलिमेंट आएगा और दूसरे सेट का भी सारा एलिमेंट आएगा। तो यहां इस फिगर में देखिए कि कौन सा रीजन आपको दिख रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम थोड़ा इस तरीके से डार्क कर देते हैं ताकि आपको लगे कि यह रीजन आपके आंसर में आ रहा है। तो पूरा सर्कल ए तो डार्क होगा ही, पूरा सर्कल ए डार्क होगा। और बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी यह रीजन था, तो इस रीजन में भी हमको इंटर करना होगा इस तरीके से। तो यह जो हमारा रीजन आया, यह जो हमारा रीजन आया, ठीक है, यह रीजन आपको जो दिख रहा है, यह हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यह जो फाइनल कलरिंग किया हुआ है यह रीजन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरीके तो एलएचएस का यह हो गया हमारा फिगर। ठीक है, हमको यूजिंग वेन डायग्राम प्रूफ करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम आरएचएस के लिए फिगर बनाते हैं। तो आरएचएस के लिए अगर हम बनाएंगे आरएचएस, तो आरएचएस के लिए फिर 3 सर्कल बनाइए, ए बी सी। ए बी सी, यहां ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी को कलर करते हैं, फिर ए यूनियन सी को कलर करते हैं, और फिर देखेंगे कि दोनों में कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है।
तो ए यूनियन बी के लिए हम ले लेते हैं रेड कलर, ए बी सी है या, तो ए यूनियन बी में ए का पूरा रीजन आने वाला है आपका और बी का पूरा रीजन आने वाला है। यह हो गया आपका ए यूनियन बी, जिसमें ए का पूरा रीजन और बी का पूरा रीजन आएगा। अब इसका फिर हमको चाहिए ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी ले लेते हैं। तो ए यूनियन सी के लिए ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी में आइए, ए और सी का यूनियन, देख पा रहे हैं ए यूनियन सी का यह रीजन हो गया। अब आपको ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो आपको देखना होगा कि दोनों तरह का लाइन किस रीजन में अपीयर हुआ है। तो अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कौन सा रीजन है जिसमें दोनों लाइन अपीयर हुआ है। इधर का जो यह रीजन है इसमें सिर्फ एक है, इधर का जो यह रीजन है इसमें सिर्फ एक है। तो इस जो दोनों तरह का लाइन अपीयर हुआ है उसको अगर हम फिर से शेड कर दें तो देखिए यह जो रीजन फिर हम बना रहे हैं इसमें आपको दोनों कलर का लाइन अपीयर हुआ है। आ रही बात समझ, यह रीजन। अब आप दोनों एलएचएस का जो फिगर है और आरएचएस का जो फिगर है दोनों को मिला लीजिए कि दोनों में सेम रीजन शेड हुआ क्या। अगर दोनों में सेम रीजन शेड हुआ है तो इसका मतलब कि यह दोनों स्टेटमेंट इक्वल है। तो आप देख रहे हैं कि जो रीजन इसमें शेड हुआ है फाइनली वही रीजन इसमें भी शेड हो रहा है। मींस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो वेन डायग्राम से जब हम चीजों को दिखाते हैं तो इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। तो आइए जो हमारा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी। तो स्टूडेंट्स हमको यहां इन तीनों का इंटरसेक्शन करना है, तो हम इन तीनों को अलग अलग बनाते हैं। पहले एक फिगर में सारा बनाएंगे तो बहुत कचरा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों रीजन को अलग अलग बनाते हैं, पैरेलल बनाते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा होगी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी यूनिवर्सल सेट भी बनाइए, आगे कंप्लीमेंट की भी बात कर रहा है। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में आपको पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी करना है अगर हमको, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कौन सा रीजन आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, यह पूरा रीजन हो गया। यह सर्कल ए है, यह बी है, यह सी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका इंटरसेक्शन करना है हमें इसके साथ, तो ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी। तो इसको बनाएंगे किस तरह से स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। ए बी और यह है सी, ये इंटरसेक्शन निकालना है, इसलिए हम तीनों रीजन को अलग अलग कलर से कलर करते हैं, ए को भी, कंप्लीमेंट ऑफ बी को भी और कंप्लीमेंट ऑफ सी को भी। तो सबसे पहले ए को, तो ए का कलर हम करते हैं
यह सर्कल ए है, यह बी है और यह सी है। तो ए के लिए रेड कलर ले लेते हैं। ए पूरा सर्कल ए कलर कर दीजिए, पूरा सर्कल ए कलर होगा। इसके बाद कह रहा है कंप्लीमेंट ऑफ बी। कंप्लीमेंट ऑफ बी मतलब बी को छोड़ दीजिए, बी के सर्कल को छोड़िए और बाकी सारा आपको कलर करना है। तो बी को छोड़ते हैं, यह कलर दिखेगा नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ बी, तो कंप्लीमेंट ऑफ बी के लिए वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ बी का मतलब समझ रहे हैं, बी के सर्कल को छुएंगे नहीं, बाकी रीजन्स को हम लोग कलर करेंगे। बी में इंटर नहीं करना है, बी का सर्कल पूरा खाली रहेगा। बी का सर्कल पूरा खाली रहेगा। कंप्लीमेंट ऑफ सी मतलब इस बार सी के सर्कल को नहीं लेंगे, तो सी का सर्कल छोड़ देते हैं। सी का सर्कल छोड़ते हैं तो इस सी के सर्कल को छोड़कर बाकी रीजन को कलर करते हैं, सी के सर्कल को नहीं छुएंगे अब की बार। सी में नहीं जाना है, सी को छोड़ना है। सी को छोड़ देना है। अब हमको देखना है कि ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी। तो तीनों का इंटरसेक्शन मतलब जो रीजन, जिस रीजन में तीनों कलर अपियर हुआ हो। तो देखिए कौन सा रीजन है एक्चुअली जिसमें तीनों कलर अपियर हुआ है। तो यह जो बाहर का रीजन है आपका दिख रहा है, बाहर का रीजन, इसमें सिर्फ बाहर बाहर तीनों सर्कल के बाहर बाहर देखिए ग्रीन और ब्लू सिर्फ अपियर हुआ है। ठीक है, यह जो सी सर्कल है इसमें सिर्फ रेड और, यह जो सर्कल सी है इसमें सिर्फ रेड और ग्रीन अपियर हुआ है। यह जो सर्कल बी है इसमें आपका यहां सिर्फ ब्लू और रेड अपियर हुआ है। लेकिन जो यह रीजन आपको दिखाई दे रहा है, जो यह रीजन दिखाई दे रहा है आपको, यह जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, यह रीजन, ठीक है। यहां हम अलग से इसको थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, यह कलर आपको दिख नहीं रहा होगा। यह रीजन नहीं दिख रहा है तो यह ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी, इस तरह का रीजन आपको दिख रहा होगा। यहां यह जो रीजन दिख रहा है, ठीक है, या इसी में डार्क कर दिया जाए, इसको इसी में इस रीजन को डार्क कर दिया जाए। यह जो रीजन है आपका, ये तीनों में, इसमें तीनों कलर अपियर हुआ था, इसको हमने एक अलग कलर दे दिया है। ठीक है, यह
यह जो रीजन है, इस रीजन में तीनों कलर अपीयर हुआ था, मतलब यह तीनों का इंटरसेक्शन है, यह तीनों का इंटरसेक्शन है। और तीसरा जो है हमारा, यह कह रहा है सिर्फ कंप्लीमेंट ऑफ सी। कंप्लीमेंट ऑफ सी के लिए, कंप्लीमेंट ऑफ सी, तो फिर हम बना लेते हैं ए बी सी, यू भी बना लीजिए, यू बना लीजिए। इसमें कह रहा है सिर्फ कंप्लीमेंट ऑफ सी, मतलब सी के सर्कल को छोड़ दीजिए, बाकी सबको कलर कर दीजिए। तो सी का सर्कल है हमारा, यह ए है, यह बी है और यह सी है। तो सी के सर्कल को छोड़ दीजिए, सी के सर्कल को छोड़ देते हैं, बाकी सबको कलर कर देते हैं। सी के सर्कल को छोड़ देना है, सी में नहीं जाना है, सी के सर्कल को छोड़ना है। यह हो गया कंप्लीमेंट ऑफ सी। अब हमको इस तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, इसमें, इसमें और इसमें। तीनों में देखिए कि कौन सा रीजन ऐसा है जो तीनों में आ रहा है। तो इस कॉमन वही होगा जो तीनों में आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है, ठीक है, वो हमारा यह है। यह जो येलो कलर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कलर किया हुआ, यह है ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी, ठीक है। तो इससे यह रीजन निकल कर आया है, ठीक है। तो बाकी में देखते हैं कि यही रीजन कलर्ड है कि नहीं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में तो पूरा कलर है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में अगर पूरा रीजन है तो इसमें भी यह रीजन तो आ ही रहा है, इसमें भी यह रीजन आ रहा है, इसमें भी यह रीजन आ रहा है आपका। और इसमें देखते हैं कि यह रीजन इसमें आ रहा है कि नहीं, तो इसमें भी यह रीजन कलर किया हुआ है, तो इसमें भी आपका यह रीजन आ रहा है, ठीक है। तो यह रीजन तीनों में कॉमन है, तो तीनों में जो तीनों में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होगा। तो इस रीजन का नाम क्या था? यह जो रीजन अभी हम तीनों में कलर किए हैं, जो तीनों में आपको कॉमन दिख रहा है, इस रीजन का नाम था, इस रीजन का नाम था ए, इस रीजन का नाम था ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी। तो इसका, इसका और इसका तीनों के इंटरसेक्शन में कौन सा रीजन आ रहा है? तो यह रीजन आ रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी तीनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड, ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी। फिर एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे एक एक करके। क्या किया हमने? सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी का रीजन दिखाया आपको, फिर ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी, उसमें यह रीजन आया हमारा, और फिर कंप्लीमेंट ऑफ सी, तो कंप्लीमेंट ऑफ सी में यहां हमने रेड कलर से पहले दिखाया। फिर चूंकि हमको तीनों का इंटरसेक्शन लेना था, हमको देखना था कि इसमें जो शेडेड पोर्शन है, इसमें जो शेडेड पोर्शन है आंसर के तौर पर, जैसे इस रीजन का आंसर अगर हमसे कोई पूछे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यह ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो इसमें आंसर यह तीनों सर्कल है। इस रीजन का आंसर, तो इस रीजन का आंसर सिर्फ यह जो कलर्ड पोर्शन है, यह जो कलर्ड पोर्शन है सिर्फ यही है इस रीजन का आंसर, ठीक है। और इस रीजन का आंसर इस सी को छोड़कर बाकी जो कलर किया हुआ है पूरा है। तो अब तीनों का इंटरसेक्शन, इसका, इसका और इसका तीनों का इंटरसेक्शन, तो जो रीजन तीनों में कलर किया हुआ हो, तीनों में शेडेड हो, तो हमने देखा कि तीनों में शेडेड कॉमन रीजन चाहिए, तो यह रीजन जो है इसमें तो है ही, इसका तो आंसर वह है ही, इसमें भी वह रीजन है और इसमें भी वह रीजन है, तो तीनों के इंटरसेक्शन में यही रीजन आया, ठीक है। वह लिखा, तो वह हमारे ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट,
इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 6 एलिमेंट्स, देन पूछ रहा है कि इन चारों में से क्या होगा। कह रहा है कि सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 6 एलिमेंट है। तो हम पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी किसके किसके बीच होगा, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके किसके बीच होगा। तो हम देखते हैं कि अगर सेट ए है हमारा कोई भी, अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है, और सेट बी है हमारा, ठीक है, इसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो क्या सिचुएशन बन सकता है। सिचुएशन यह बन सकता है कि इसका तीनों एलिमेंट इसके अंदर आ जाए, इस तरह से, या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि इसका कोई भी एलिमेंट बी में ना आए, तो उस समय बी बनेगा डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 6 एलिमेंट है। तो एक सिचुएशन बनता है कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों में एक कॉमन हो, दोनों में 2 कॉमन हो, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, तो दोनों में सेट ए का जो एलिमेंट है वो सारा का सारा कॉमन आ जाए। तो अगर मान लीजिए कि ए और बी में सारा एलिमेंट कॉमन होगा, तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा। उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 हो जाएगा। और अगर सेट ए और सेट बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ, तो उस केस में क्या सिचुएशन बनेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, और बाकी का जो सिचुएशन होगा वही इसके बीच का होगा। या तो दोनों में एक कॉमन होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 1 आएगा, अगर दोनों में 2 कॉमन होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 2 आएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 3 हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है यह क्या हो सकता है, तो 0 से लेकर 0 लेस देन इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 3 हो सकता है। इसमें इक्वल टू भी लगा होना चाहिए ऑप्शन में इक्वलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के साथ तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो है यह 0 से लेकर क्या होना चाहिए, 3 के बीच में होना चाहिए। तो क्या यह ऑप्शन है कहीं, तो यहां पर कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 6 से 8 के बीच होना चाहिए, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसमें यूनियन दिया है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 0 से 2 के बीच होना चाहिए, तो यह भी नहीं है, 0 से 3 के बीच है। यहां कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 1 से 3 के बीच होना चाहिए, तो वह भी नहीं है, 0 से 3 के बीच हमारा आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक बार यूनियन भी अगर हम करके देखें तो यूनियन में क्या हो सकता है, सो देखिए। तो जब ए और बी 2 सेट है, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है, तो अगर सारा एलिमेंट कॉमन हुआ तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। ए यूनियन बी में अगर सारा एलिमेंट कॉमन है, ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, तो उस केस में ए यूनियन बी ए बी सी डी ई एफ इसी के बराबर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो उस केस में ए यूनियन बी क्या बनेगा, तो उस केस में ए यूनियन बी बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी
जी एच और आई, और बाकी जो सिचुएशन बनेगा वो इसके बीच में होगा, अगर एक कॉमन हुआ या दो कॉमन हुआ तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ, अगर दोनों में सारा एलिमेंट कॉमन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना आ रहा है 6, और जब कोई कॉमन नहीं है तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना आ रहा है, तो देख लीजिए 9। तो यही कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होगा वह कम से कम क्या होगा 6 होगा, नहीं तो 6 से बड़ा होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तो 9 होगा, या फिर 9 से कम होगा। तो यहां से भी हमको दिख गया, करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। नाउ टू फाइनाइट सेट्स हैव पी एंड क्यू एलिमेंट्स। The total number of subsets of the first set is 56 more than total number of second set। फिर से एक बार पढ़िए, टू फाइनाइट सेट कह रहा है हैविंग पी एंड क्यू एलिमेंट्स। दो फाइनाइट सेट है, एक में पी एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या पी है, दूसरे में क्यू एलिमेंट है। तो पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड सेट। यानी फर्स्ट सेट में सबसेट्स की संख्या जो है वह सेकेंड सेट के सबसेट्स की संख्या से 56 ज्यादा है। तो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो अगर सेट दो, जो पहला सेट है अगर हम मान लेते हैं कि वह ए है और जो दूसरा सेट है वह मान लेते हैं कि बी है, तो पहला सेट में पी एलिमेंट है तो इसके सबसेट्स की संख्या कितनी हो जाएगी 2 टू द पावर पी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। और दूसरे सेट में क्यू एलिमेंट है तो इसके सबसेट्स की संख्या हो जाएगी 2 टू द पावर क्यू। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पहले सेट का में सबसेट्स की संख्या दूसरे सेट के सबसेट्स की संख्या से 56 ज्यादा है, मींस इसमें अगर हम 56 ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। देन P इंटू क्यू का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यहां से हमको P इंटू क्यू अगर निकालना है तो P इंटू क्यू निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग टेक्निक यूज करते हैं। 2 टू द पावर क्यू को इधर ले आते हैं, तो 2 टू द पावर P माइनस 2 टू द पावर क्यू इज इक्वल टू 56। इधर 2 के पावर का डिफरेंस है तो इधर भी सोचते हैं कि 2 का पावर ही लाया जाए। तो सबसे पहले इस 56 को यहां अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 टू द पावर P माइनस 2 टू द पावर Q इज इक्वल टू 56 को 8 इंटू 7 लिख सकते हैं। 8 का मतलब हो गया 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर P माइनस 2 टू द पावर Q इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 7। 2 टू द पावर 3 से स्टूडेंट्स दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो 2 टू द पावर 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 टू द पावर P बाई 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर Q बाई 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 7। तो 2 टू द पावर P माइनस 3 माइनस 2 टू द पावर Q माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो इधर 2 के पावर का डिफरेंस है, तो इधर जो हमारा 7 आया इसको भी 2 का पावर ही हम बनाते हैं। तो 2 का पावर बनाएंगे 7 को तो हम 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं क्या। 7 को लिखेंगे 8 माइनस 1, 8 को लिखेंगे 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 0। तो अब यहां से हम पावर इक्वेट कर लेते हैं, तो P माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3 एंड Q माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से P आ गया 6 और यहां से Q आ गया 3। फिर से एक बार देखिए स्टूडेंट क्या हमने किया, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 2 फाइनाइट सेट्स have P and Q elements, the total number of subsets of first set is 56 more than the total number of second set. The value of P into Q। दो सेट है,
एक में p एलिमेंट है, दूसरे में q एलिमेंट है, लेकिन कह रहा है कि पहले सेट के सबसेट्स की संख्या दूसरे सेट के सबसेट्स की संख्या से 56 ज्यादा है। तो हमने क्या किया, पहले सेट के सबसेट्स की संख्या को लिखा, दूसरे सेट के सबसेट्स की संख्या को लिखा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले सेट में सबसेट्स की संख्या दूसरे सेट के सबसेट्स की संख्या से 56 ज्यादा है, तो या तो यहां से 56 घटाइए तब इसके बराबर होगा, या फिर इसमें 56 ऐड कीजिए तो इसके इक्वल आएगा। तो हमने 2 टू द पावर p इज इक्वल टू 2 टू द पावर q प्लस 56 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 टू द पावर q को इधर ले आया, तो 2 टू द पावर p माइनस 2 टू द पावर q इज इक्वल टू 56 है। तो अभी भी हमको सोचने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो हमने क्या किया कि 56 को फैक्टराइज किया। तो 56 का फैक्टराइज करेंगे आप जैसे करते हैं 2 से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 8 इंटू 7 बना। अब हमने क्या किया कि दोनों तरफ 8 का मतलब था 2 टू द पावर 3, दोनों तरफ 2 टू द पावर 3 से डिवाइड कर दिया। तो अब यहां छोटा वैल्यू बचा 7, यहां 2 का पावर p माइनस 3, यहां 2 का पावर q माइनस 3। तो यहां से सीधे सोच से हमको दिक्कत हो रही थी कि p और q क्या रखा जाए कि 56 हो जाए। वैसे आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे, लेकिन सॉरी यहां ऑप्शन जो है प्रोडक्ट का पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन से भी यहां चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम सीधा क्या किए कि थोड़ा इसको छोटा करने के लिए इसको फैक्टराइज किए, 2 का जो पावर था उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। तो यहां बना 2 टू द पावर p माइनस 3, यहां बना 2 टू द पावर q माइनस 3, और यहां बना 7। तो चूंकि इधर 2 के पावर का डिफरेंस है, तो इधर भी हमने 2 के पावर का डिफरेंस कर दिया ताकि इक्वेट करने में सुविधा हो। तो यहां बना 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 0। तो अब हम पावर को इक्वेट कर लिए, p माइनस 3 इज इक्वल टू 3, q माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको आ गया p6 और q3। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है p इंटू क्यू का वैल्यू, तो p इंटू क्यू हमारा कितना बनने वाला है, तो p इंटू क्यू बनने वाला है 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 3rd। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यही कंप्लीट हम लोग करते हैं। इस टॉपिक के अंदर एक लेक्चर और हम लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा इससे बढ़ाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आएंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा होगा वह लेकर आएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअली प्रीवियस ईयर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो आज इतना ही स्टूडेंट्स। आपको पता है कि अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।